गुड मॉर्निंग एवरीवन। टारगेट बैठ के इस प्लेटफॉर्म पर जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, है ना, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है। जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोल्यूशन है, मतलब जो विलेन है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, विलेय और विलायक। उसी में हम लोगों ने विलेय और विलायक के बेसिस पर सोल्यूशन के क्या किए थे? क्लासिफिकेशन किया था, उसका वर्गीकरण किया था, है ना। तो जिसमें मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा डील कर लेते हैं प्रीवियस क्लास की, कि जो सोल्यूशन था उसमें कितने कंपोनेंट थे? दो। एक था सॉल्यूट और एक क्या था? सॉल्वेंट। तो इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर हमने सोल्यूशन को क्लासीफाई किया था। सॉल्यूट के बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन थे, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट को क्या बोलते हो? तनु विलयन। और कंसंट्रेटेड को क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। वहीं पर हम लोग सॉल्वेंट के बेसिस पर कितने क्लासिफिकेशन किए थे? 3। कौन कौन सा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, उसके बाद क्या था हमारे पास? हाँ, उल्टा हो गया, सुपर सैचुरेटेड, है ना। जो हमारा ये क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा गलत हुआ है कि जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड वो किसके बेस पे है? सॉल्यूट पे। और डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड किसके बेस पर है? सॉल्वेंट के बेसिस पर। मतलब सॉल्वेंट के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉल्यूट और कंसंट्रेटेड, तनु विलयन और सांद्र विलयन। जिसमें मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन, है ना, जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है भाई? इसमें वाटर का अमाउंट क्या होगा? अधिक। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा, सॉल्वेंट क्या हो सकता है? मैक्सिमम, है ना। और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है? मैक्सिमम, और सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है? मिनिमम। उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या फिर तनु विलयन, ठीक है। वही चीज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जस्ट अपोजिट होगा। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? मैक्सिमम, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? मिनिमम। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसा विलयन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो? अधिकतम हो, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो? मिनिमम हो या फिर कम हो, उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन, ठीक है। और वही चीज सॉल्यूट के बेस पर अगर क्लासिफिकेशन करें तो 3 टाइप के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। मैंने सैचुरेटेड पॉइंट बताया था। फॉर एग्जांपल जैसे एट अ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और उसमें एक सोल्यूशन है, जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 25 ग्राम शुगर डिजॉल्व है किसमें? 100 ml ऑफ वाटर पे। ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है कि इतने तापमान पे 100 ml सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट का कितना मोल्स डिजॉल्व कर सकते हो? 10 ग्राम्स, ठीक है। ये पॉइंट होती है किसकी? सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंडीशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आई? ठीक। दूसरी चीज, अगर इससे हम लोग क्या कर दे, कम कर ले। मान लीजिए हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही है, हम क्या कर रहे हैं? 100 ml ऑफ वाटर में 5 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं। फिर से देखिए, 25 ग्राम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा है, उसमें हमने 5 ग्राम ऑफ शुगर को डिजॉल्व कर दिया किसमें? 100 ml ऑफ वाटर में। क्या ये सैचुरेटेड है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया जा सकता है ना। जबकि ये क्या है? 5 ही ग्राम है। इसका मतलब इसमें हम लोग 5 ग्राम शुगर और ऐड करके इसको सैचुरेटेड बना सकते हैं। तो भाई जब 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml में 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया जा सकता है, तो वो कंडीशन कैसी थी? सैचुरेटेड। और अगर उससे कम है तो इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन होगी? अनसैचुरेटेड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है भाई? अनसैचुरेटेड कंडीशंस। अब तीसरी पॉइंट आती है हमारे पास, क्या? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। सुपर सैचुरेटेड को हम लोग क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन, है ना।
देखिए सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, हमने टेम्परेचर क्या कर दिया भाई, बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कभी कभी क्या होता है कि सोल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मान लीजिए हमने टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब 100 ml वाटर में भाई, अब 100 ml वाटर में हम लोग जो सॉल्यूट के मोल्स है, जैसे मान लो कि शुगर जो मोल्स है वो अब हम लोग कितना कर पा रहे हैं, 40 ग्राम शुगर ऐड कर पा रहे हैं, इतना मान लीजिए। फिर से हमने बोला कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया कितना 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो 100 ml वाटर में शुगर की सॉल्युबिलिटी थी वो कितनी हो गई, 40 ग्राम। बात क्लियर है। अब हमने फिर से क्या कर दिया, इस टेम्परेचर को कांस्टेंट, मतलब फिर से आगे किस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, लेकिन अब हमने टेम्परेचर को फिर से कितना कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन फिर भी इस सोल्यूशन क्या कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी 100 ml वाटर में अभी भी कितना डिजॉल्व हो रहा है, 40 ग्राम शुगर। तो इस कंडीशन को या फिर इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आ रही है कि नहीं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे या फिर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ml वाटर में 10 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है तो वो एक सैचुरेटेड कंडीशन हो रही है। अगर उससे कम हो रहा है तो वो एक अनसैचुरेटेड कंडीशन है। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 100 ml वाटर में शुगर के अमाउंट क्या हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है ना। लेकिन टेम्परेचर को फिर से हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया। उसके बावजूद भी 100 ml वाटर में अभी भी क्या हो रहा है, 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो रहा है। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि नहीं। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। उस टाइप ऑफ सोल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बात समझ में आई। तो यही हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डील किया था। आज के क्लासेस में हमें डील करना है कि अच्छा, हमने आपको बोला कि सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो क्या आप बता सकते हैं कि 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है, सांद्रता कितनी है। क्या अगर आपको कोई सोल्यूशन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए शरबत दे दिया जाए, तो क्या आप उसमें विलेय और विलायक की सांद्रता बता सकते हैं, नहीं। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि कैसे एक सोल्यूशन में विलेय और विलायक की सांद्रता बता कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। हाँ, विलेय की सांद्रता, विलयन की सांद्रता टॉपिक है हमारे पास। क्या, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो उसको क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता। ठीक है, देखिए तो किसी भी सॉल्यूशन की या फिर किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो बहुत सारे टर्म्स डिफाइन करते हैं, जिसमें से बेसिकली 3 टर्म्स हैं हमारे पास। पहला टर्म है मास बाई मास परसेंटेज, ऑफ अ सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तीसरा हमारे पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशंस। कुछ चीज़ें और डील करते हैं हम लोग, जिसमें से एक आता है मोलरिटी, जिसको हम लोग मोलरता बोलते हैं। एक होता है मोलैलिटी, जिसको हम लोग मोललता बोलते हैं। एक और होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाँ, मोलों का विखंडन भी बोल सकते हो या फिर आप मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो। ठीक, और भी चीज़ें अगर देख लो तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने वाली और होती है, नॉर्मेलिटी भी आता है ना, और इक्विवेलेंट वेट भी आता है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है। तो बेसिकली हमें किसके बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, लेकिन 3 चीज़ें मेन है आपके पास,
मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हो परसेंटेज वेट बाई वेट, इसे बोल सकते हो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और इसे आप बोल सकते हो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? लिखने का अलग अलग तरीका होते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। इसे हम परसेंटेज वेट बाई वेट बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक टर्म यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज, है ना, तो हम लोग सीखते हैं कि एक्चुअल में मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन क्या होता है। एक एक करके देखें। ठीक, जैसे देखिए हमारे पास है सबसे फर्स्ट टर्म है परसेंटेज वेट बाई वेट, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन, है ना, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, या फिर आप ऐसे बोलो, या फिर बोल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, हम हिंदी में बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन। ये डेफिनेशन है इसका एक तरीके से। क्या ये बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, है ना, 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास डिजॉल्व है, वही होता है मास बाई मास परसेंटेज। ध्यान से, हमारे पास सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाई मास परसेंटेज। उसी को क्या बोलते हैं, मास बाई मास परसेंटेज। तो ये जो परसेंटेज वेट बाई वेट है उसका एक फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। ये एक फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज वेट बाई वेट का। ध्यान से देखिए, 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व है या फिर कितने मासेस प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट। एक एग्जांपल देख लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि एक सोल्यूशन है जिसमें शुगर ले रहे हो तो शुगर ले लीजिए, या फिर कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 320 ग्राम है सोल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो 320 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व है क्या भाई 40 ग्राम शुगर लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए शुगर, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वेट। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए तो क्या बोल रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व है किसमें भाई, 320 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज वेट बाई वेट। पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन दैट। गिवन दैट मतलब क्या दिया हुआ है ना। अब हमें देखिए क्या लिखा है भाई, वाटर है, वाटर में क्या डिजॉल्व है, शुगर। तो आपको पता है कि वाटर क्या है, लिक्विड अवस्था में है, और शुगर कैसा है, ठोस अवस्था में है ना। इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन है किसका, सॉलिड इन लिक्विड का। भाई एक ठोस डिजॉल्व है किसमें, द्रव में, एक ठोस डिजॉल्व है किसमें, द्रव में, इसी का है। तो देखिए हमें पता चल रहा है कि जो लिक्विड अवस्था में है मतलब वाटर, ये क्या है, सॉल्वेंट। तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 320 ग्राम, ठीक है। एक और चीज दिया है कि 40 ग्राम शुगर है, तो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर जो सॉलिड अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, सॉल्यूट। तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना दिया है, 40 ग्राम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट, यही निकालना है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो परसेंटेज वेट बाई वेट है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। आप हमें बताइए, सोल्यूशन में दो चीजें हैं ना, सोल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास। भाई सोल्यूशन तो दोनों चीजों से मिला है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो हमें सोल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को क्या कर रखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जो परसेंटेज वेट बाई वेट है वो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम, डिवाइड बाई क्या होगा हमारे पास 320। पहले तो होगा मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 320 ग्राम, ये कितना हो गया, इनटू क्या होगा हमारे पास 100, है ना।
तो अगर आप इसे करेंगे सॉल्व तो ये क्या होगा, 40 डिवाइड बाई ये 380 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैसे 360, चलो 360, 100 बटे कितना हो जाएगा 9, है ना। अब कितना आएगा 11.11%, 11.11%। बस समझ में आई। तो आसान है, परसेंटेज वेट बाय वेट, सिंपल सी बात है भाई कि हमारे पास सोल्यूशन कितना दिया है 100 ग्राम, है ना। सोल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मास प्रेजेंट है या फिर कितना मोल्स प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाई वेट। बात समझ में आया। एक और चीज़, आप इस टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। अगर हम आपसे बोल दें 20% वेट बाय वेट NaCl, क्या आप इस वर्ड का मतलब बता सकते हैं हमें? इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में जो सॉल्यूट है भाई, सॉल्यूट मतलब NaCl, है ना, वो 20 ग्राम क्या डिजोल्व है NaCl, यही मतलब है ना इसका। बात समझ में आ रही है कि वो बोल दिया कि 20% वेट बाय वेट NaCl, इसका मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम NaCl क्या है, डिजोल्व है। तो क्या यहाँ पर आप सॉल्वेंट का मास बता सकते हैं हमें? क्या हो सकता है सॉल्वेंट का मास? 80 ग्राम। भाई सॉल्वेंट का मास कितना होगा 80 ग्राम, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो हमें सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम पता है, सॉल्यूट का मास दिया है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास हम लोग ऑटोमेटिकली माइनस करके निकाल सकते हैं, तो वो कितना आएगा 80 ग्राम। बात समझ में आई। तो इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। अगर वो 20% वेट बाय वेट दिया है, या फिर हो सकता है वो 20% वेट बाय वॉल्यूम दे सकता है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी दे सकता है। तो एक टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख लिए, मास बाय मास परसेंटेज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब हम लोग सीखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हमें क्या सीखना है भाई, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग परसेंटेज क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, सेम वही चीज़ है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, अब कितना हो जाएगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है हमें, है ना। तो 100 ml सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या होगा 100। बात समझ में आई। यहाँ पर आप वॉल्यूम किसका लोगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। बात समझ में आई ना। एक और चीज़ कि जो मास होगा वो ग्राम में होगा, और जो वॉल्यूम होगी वो किस में होगा, ml में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मास को हमेशा ग्राम में और वॉल्यूम को किस में लिखेंगे, ml में। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन को आप ml में भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात बताइए, हमारे पास ये दिया हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है हमारे पास 380 ml ऑफ वाटर में जो डिजोल्व है भाई वो क्या है, मान लो 20 ग्राम क्या डिजोल्व है, शुगर, या फिर मान लो सॉल्ट। 20 ग्राम डिजोल्व है क्या, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा। ध्यान से, 380 ml ऑफ वाटर में 20 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा। फिर से गिवन दैट आप लिखिए, क्या दिया हुआ है आपको, दिया है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 380 ml ना, ml ऑलरेडी ml में दे रखा है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर और भी चीज़ें दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट दिया हुआ है ना भाई। आपको पता है ना कि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है,
और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। तो क्या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकल सकता है आसानी से, क्या रखेंगे आप, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 20 और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 380 ml इंटू क्या करेंगे आप 100, सॉल्व करिए कितना आएगा, क्या लगभग 5.5% आएगा। एक बात, यही तो बात है ना यहाँ पर बात है कि ये दिया 30 ml ऑफ वाटर है ना, इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है ना। आप एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया वो किसका दिया हुआ है, सॉल्वेंट का, कितना दिया हुआ 380, इसका मतलब यहाँ पर जो आप वॉल्यूम रख रहे हैं वो तो किसका रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो सॉल्यूशन का क्या निकलेगा, कैसे, ये मास दिया है ये वॉल्यूम दिया है, मास को वॉल्यूम में कैसे ऐड कर सकते हैं, हुआ ना प्रॉब्लम कि भाई अगर ये वाटर दे दिया मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे दिया है, हमें चाहिए किसका, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, हमें चाहिए किसकी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, नहीं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तरीका गलत है भाई, फॉर्मूले में ही तो रख रहे हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यही है ना, आपको कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि यहाँ पर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हो डेंसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हो, जैसे मान लो कि डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया है हमारे पास 1.8 ग्राम ml क्यूब, जैसे मान लो ये दिया हमारे पास 1.8, ठीक है, तो अब क्या होगा, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट नहीं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट मान लो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास मिला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मिला है, हमें वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूट का ना। एक बात बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आप हमें बताइए क्या सॉल्यूट का मास दिया है, डेंसिटी दिया है सॉल्यूट का, तो क्या वॉल्यूम का सॉरी हम लोग सॉल्यूट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर डेंसिटी कितना दिया है 1.8, मास कितना दिया है 20 अपॉन हमें निकालना है वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम, डिवाइड होगा, आपको वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम कितनी आएगी 11.11, ये वैल्यूम मिल गया किसका, ये वैल्यूम मिला है किसका, हमें सॉल्यूट का मिल गया। तो अब हम इस फॉर्मूले पे लिख सकते हैं भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट की सॉरी वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया था 380 और वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने कितना निकाला 11.11। अब इसको अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज रेट बाई वैल्यूम, बात समझ में आ रही है ना। तो जब भी अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है मास बाई वैल्यूम परसेंटेज का, अगर उसमें डेंसिटी गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है। या तो वो दे दिया हो 380 ml ऑफ अ सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन की वैल्यूम दिया हो तब तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकती है, बट अगर वो सॉल्वेंट की वैल्यूम दिया है और आपसे पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम, तो वो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, उसको उस क्वेश्चन में क्या देना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूट। बातें समझ में आई। अगर डेंसिटी सॉल्यूट का दिया हुआ है तो हम उसकी वैल्यूम निकाल सकते हैं और देन हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं। एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है आपके पास 30 ग्राम of KCl dissolve in 300 ml
ऑफ वाटर, you have calculate परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ KCl, ये आपको गिवन है। मान लो कितना दिया है आपके पास, 3.0 ग्राम पर ml³। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तुरंत। 30 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व इन 300 ml ऑफ वाटर। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। आपको गिवन भी है डेंसिटी ऑफ KCl कितना, 3। डेंसिटी कितना दिया है, 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप सॉल्व करना चाहें तो। हम सॉल्व करें, सबका आ रहा 9.6, बिल्कुल करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं हम भी। पहले तो लिखिए गिवन दैट, हमें क्या दिया है, 30 ग्राम ऑफ KCl मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम, डिजॉल्व इन 300 ml ऑफ वाटर मतलब आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की वॉल्यूम कितनी दिया है, 300 ml, ठीक है। और आपको कुछ और चीज़ें भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ KCl मतलब सॉल्यूट बोल सकते हैं ना भाई। डेंसिटी सॉल्यूट का गिवन है कितना, KCl का कितना दिया है, 3, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। हमें इस फॉर्म को निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमें दिया क्या है भाई, सॉल्वेंट की वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, तो हमें कोई एक चीज़ तो निकालना पड़ेगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो देखिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो सेम वही फॉर्मूला है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या आएगा, डेंसिटी कितना दिया है, 3, मास कितना दिया है, 30 ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो कितना हो गया, 10 ml आप बोल सकते हो। ये मिल गया हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना निकला 10, सॉल्वेंट की वॉल्यूम कितनी दी है 300, कितना आया 310 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 30, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि कितना निकाला हमने 310, इनटू क्या होगा हमारे पास 100। वैल्यू कितनी आई थी, ये हो जाएगा 300 अपॉन 31, तो कितना आया 9.6 ग्राम पर ml, है ना, क्योंकि मास किस में होगा ग्राम में और वॉल्यूम किस में होगी ml में। तो ये मिल गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। आसान है या नहीं, आसान है ना। आपको सीधी अगर वो सीधे सीधे दे दिया हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की वॉल्यूम दे दिया है तब तो कैलकुलेट करना आसान है। अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम नहीं दिया है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम दिया है, तो हमें उसकी डेंसिटी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और हमको पता है कि जो सोल्यूशन की वॉल्यूम होती है सॉल्यूट की वॉल्यूम और सॉल्वेंट की वॉल्यूम का एडिशन ही होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन की वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन।
जो कि ये बता रहा है कि 100 ml सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास डिजॉल्व है, उसी को हम लोग बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, एक कहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वेट है ना। देखिए वेट बाई वेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 30 ग्राम ना, तो आपने 30 ग्राम रखा। ठीक है, और वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना है, तो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर है, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया था 300 ml, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपने निकाला कितना 10 ml, तो इसी में आपने पुट किया है 10 + 300 तो कितना मिला 310 ml। ये 310 ml क्या है, सोल्यूशन की वैल्यू। तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने रखा 30 ग्राम, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाला तो कितना निकला 310, गुणे कर दिया क्या 100, तो हमें ये मिला 9.6, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज वेट बाई वैल्यू। ठीक है, अब एक और टर्म हमारे पास बच रहा है क्या, वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज। अच्छा एक बात बताइए, जो वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या एक सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होगा या दो लिक्विड ही डिजॉल्व हो करके सॉल्यूशन बनाएंगे, दो लिक्विड। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। एक ठोस द्रव में घुल करके सोल्यूशन बना रहा है और दो लिक्विड मिलकर के एक सोल्यूशन बना रहा है। तो जब एक सॉलिड मतलब एक ठोस द्रव में मिलकर के सोल्यूशन बनाएगा तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन डिफाइन है वो दो तरीके से, परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। और अगर इससे हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो वो हो परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम। ठीक है, हम लोग सीखते हैं अब कि हमारे पास थर्ड क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन वाला टर्म्स, वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। देखिए वैल्यूम बाई वैल्यूम सोल्यूशन क्या बोल रहा है, ये भी सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यूम ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ अ सोल्यूशन। सेम चीज कि 100 ml सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितना वैल्यूम डिसॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज या फिर वैल्यूम बाई वैल्यूम। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम का, वो हो जाएगा वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन होगा वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। ये एक सिंपल सा लॉ, ये बहुत ईजी है, जैसे मास बाई मास था वैसे वैल्यूम बाई वैल्यूम है। इसमें कोई भी डेंसिटी दिया हो ना दिया हो उससे मतलब नहीं है, आपको वो सेकंड वाले में ही प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अगर उसमें डेंसिटी दिया है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूम बाई वैल्यूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि 100 ml सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वैल्यूम डिसॉल्व है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज। तो वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो है वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या है 100। किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, बहुत ही सिंपल है, आप वैल्यूम को तो जान ही सकते हो है ना। देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हो जाए, एक एग्जांपल ले लो, सेम वही ले लो पुराना, 100 ml ऑफ अ सोल्यूशन contain 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम नहीं 10 ml ऑफ अ सॉल्ट नहीं लो, मान लो क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, टेन ml of alcohol dissolve in 100 ml of a 100 ml in a solution in a water। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू हैव कैलकुलेट परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 100 ml अल्कोहल डिजॉल्व है किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में।
तो आपको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वैल्यू। फिर से वही चीज़, वैल्यूम बाई वैल्यू। तो हमें निकालना है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो गिवन दैट पहले देख लो क्या लिखा है भाई। हमारे पास सोल्यूशन किसका है? सोल्यूशन किसका है? एल्कोहल और वाटर का। आपको पता है वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है, और एल्कोहल क्या है? सॉल्यूट है ना। तो क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है? क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, सॉरी सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 100 ml। हम लोग परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर होगी। तो यहाँ पर होगा 10 + 100 इंटू क्या होगा हमारे पास? 100। तो अगर आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। आप सिंपल देखो कि आपको क्या दे रहा है। आपको ये दिया है कि 100 ml अल्कोहल जो है 100 ml ऑफ वाटर में क्या है? डिजॉल्व है। तो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाई, सॉरी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई सॉल्यूट की वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम दिया हुआ है। हमें परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया था 10, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है सॉल्यूट की वॉल्यूम और सॉल्वेंट की वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया सोल्यूशन की वॉल्यूम। इनटू क्या करना है? 100। तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो निकालेगा आपके पास क्या? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? एक टाइप का और क्वेश्चन दे सकते हैं आपके पास कि वो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे दे, है ना, और आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दे, और आपसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पूछ दे। निकाल सकते हो आसानी से, ये ट्रिक बताया हमने आपको, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीज़ें डील किया है भाई। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, जिसमें 3 चीज़ें थी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इस तीनों चीज़ों को हम लोगों ने सीख लिया। अभी कोई सी का डाउट है? कोई बोलो, किसी का कोई डाउट है? लीटर में, लीटर को दिया हुआ है तो कर लो भैया। 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1000 ml के। तो 1 ml किसके बराबर होगा? 1/1000 के। इसको आप 10 के पावर -3 भी बोल सकते हो। बस ये कन्वर्जन तो आपको आता होगा ना। अगर हम 1 kg की बात करें तो वो किसके बराबर है? 1000 ग्राम के। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1/1000 के kg की, है ना। तो अब ये कन्वर्जन तो आसानी से कर सकते हैं। बस हमेशा याद रखिएगा कि ये जो परसेंटेज वेट बाई वेट है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, या फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, इसमें जो मास होगा वो हमेशा किस में होगा? ग्राम में, है ना। और जो वॉल्यूम होगी वो किस में होगा? ml में। ठीक है, अगर वो लीटर में दिया है तो आपको ml में चेंज करना पड़ेगा। और एक और चीज़ कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के 3 टर्म्स थे हमारे, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वो 100 सोल्यूशन के लिए ही डिफाइंड है। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो सकता है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, दो टर्म्स और थे, मोलैरिटी और एक और था क्या? मोल फ्रैक्शन। इस चीज को हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर एक वर्ड आएगा मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि जो मोलैरिटी है वो मोल्स में आएगा। इसमें जो मोलैरिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो आपको एक टर्म आ जाएगा यहाँ पर मोल्स, जिसको डिफाइन करना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको ना तो मास पता है ना तो मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना पता है ना। तो जब हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें एक मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक होगा, उसी में हम लोग डील कर लेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, ठीक। एक और चीज़,
आपने कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ा था, है ना? कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? जो देखने में तो होमोजेनियस होता है लेकिन एक्चुअल में होता है कैसा है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है ना? जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन इतना लार्ज होता है या फिर इतना बड़ा होता है जिसमें अगर हम लोग लाइट पास करें तो उसकी पाथ क्या होगी? विजिबल होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन, है ना? एक वर्ड आता है डिस्पर्जन, एक वर्ड है हमारे पास क्या? डिस्पर्जन। पता है डिस्पर्जन क्या होता है? परिक्षेपण जिसको बोलते हैं। क्या होता है परिक्षेपण? देखिए बेटा, मैंने आपको दो चीजें बताया था, एक तो बताया था सोल्यूशन और दूसरा बताया था कोलाइडल सोल्यूशन, है ना? तो आपको पता है कि सोल्यूशन एक होमोजेनियस है जिसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। परिक्षेपण को निलंबन की तरह नहीं, निलंबन तो अलग होता है। जो परिक्षेपण होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है? मेरी बात समझिए कि जो सोल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना? कैसे? दूध को नहीं कर सकते हैं क्या? दूध को नहीं कर सकते हैं? नहीं, ये हम बात नहीं कर रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने की बात नहीं हो रही है। आप नग्न आंखों से, मतलब खुली आंखों से इन दोनों पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। हाँ भाई, क्योंकि पता है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो एक मिक्सचर है। कोलाइडल सोल्यूशन एक मिक्सचर है और मिक्सचर को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। और आपको पता है कि जो सोल्यूशन है वो हेट्रोजेनियस है ना? तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर को तो हम लोग आसानी से अलग कर ही सकते हैं, ठीक है? बात यहाँ पर ये है कि जो ये देखो, ये सॉल्यूट और किससे मिलकर बना है? सॉल्वेंट से। लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है डिस्पर्जन फेज। हिंदी भी बोल रहे हैं। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण परिक्षिप्त। डिस्पर्जन को परिक्षेपण क्या होगा? माध्यम। और ये क्या होगा? परिक्षिप्त अवस्था। जैसे सॉल्यूशन था सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, वैसे जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था से है रिलेटेड, ठीक है? अगर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज अलग अलग होगा तो जो कोलाइडल सोल्यूशन का टाइप है वो भी क्या हो जाएगा? अलग अलग। आपको पता है एयर भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है, आपको पता है मिल्क भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है, आपको पता है फॉग भी एक क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन है। लेकिन ये सारे के सारे कोलाइडल सोल्यूशन जो है, शेविंग क्रीम है ना, आप यूज करते हैं, आप फेस क्रीम यूज करते हैं, आप बालों में जेल यूज करते हैं, ये सारी चीजें क्या है? हाँ, ये सारी चीजें कोलाइडल सोल्यूशन है, लेकिन अलग अलग टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन के हैं, है ना? तो ये जो कोलाइडल सोल्यूशन के टाइप आ रहे हैं वो किसके बेस पे आ रहे हैं? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था के बेसिस पर। अगर इस दोनों को हम लोग परिवर्तित करेंगे तो जो कोलाइडल सोल्यूशन का टाइप है वो भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है? पहले बताइए परिक्षेपण क्या होता है? अगर ठंडी का मौसम है, सीधी सी बात है, अगर ठंडी के मौसम में आप क्या कर रहे हो? दाल खा रहे हैं, है ना? दाल में अगर आप घी डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई दाल में जो घी होता है वो ऊपर ऊपर क्या होगा भाई? गोले गोले के फॉर्म में पड़ जाएगा, है ना? लेकिन वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। तो देखिए परिक्षेपण क्या होता है? परिक्षेपण वो होता है जिसमें मान लीजिए भाई, परिक्षेपण देखो, एक ऐसी कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें दो नेचर के कंपोनेंट प्रेजेंट हो। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो नेचर के क्या है भाई? कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे में मान लीजिए ऑयल और वाटर, मान लीजिए, है ना? ऑयल और वाटर, भाई ऑयल और वाटर दोनों एक सोल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन दोनों का माध्यम क्या है? दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है ना? ये दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं हो सकते, है ना? तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अच्छा, एक ऐसा सोल्यूशन, देखिए एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो अलग अलग नेचर के कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं पायस। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पायस। तो एक पायस वर्ड है, आप ध्यान से रखिएगा, आपके शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पायस क्या होता है ना? पायस या पायसीकरण, हाँ वो सभी बताएंगे। तो पायस क्या है? एक ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट के नेचर क्या होंगे? अलग अलग, और दोनों एक ही में क्या होंगे? मिक्सअप होंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पायस, ठीक है? अच्छा ये देखिए, बता रहे हैं अभी हम बताएंगे किसको क्या क्या बोलेंगे, ठीक है? सब बता दे रहे हैं। तो देखिए एक और चीज़,
इसको एक और चीज बता रहे हैं, जो परिक्षेपण मीडियम है या फिर परिक्षेपण माध्यम है ना, डिस्पर्जन मीडियम या फिर डिस्पर्जन फेज। जो डिस्पर्जन मीडियम है वो बेसिकली अगर हम लोग इसके बेस में बताएं तो ये जो डिस्पर्जन मीडियम है ना वो जस्ट लाइक सॉल्वेंट होता है। वो कैसे होता है भाई? सॉल्वेंट। और जो डिस्पर्जन फेज है वो कैसे होता है? सॉल्यूट की तरह। वो कैसे होता है? सॉल्यूट की तरह। एक बात बताइए, हम लोग भाई सॉल्वेंट के अमाउंट तो फिक्स हो सकता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या लिया है, एक गिलास पानी लिया है और उसमें आपने मिट्टी मिला दी, है ना, एक गिलास पानी में आपने क्या कर दिया? मिट्टी मिला दिया। तो भाई जो मिट्टी के कण हैं वो पूरे सोल्यूशन में एक जैसा तो नहीं हो सकता, नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर क्या होगा? कम होगा, और बीच में थोड़े से ज़्यादा और घने हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो जो सॉल्यूट की अवस्था है, मतलब डिस्पर्जन फेज की जो अवस्था है वो फिक्स नहीं है, लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम, भाई पानी हर एक जगह तो एक ही होगा ना, एक समान ही होगा। भाई जो पानी के पार्टिकल्स ग्लास के ऊपर है वही पानी के पार्टिकल्स क्या होंगे? नीचे भी होंगे, एक समान अवस्था में, है ना। इसका मतलब है कि डिस्पर्जन मीडियम फिक्स है ना, उसकी वैल्यूम, उसकी क्वांटिटी क्या है? फिक्स है, लेकिन डिस्पर्जन फेज की क्वांटिटी फिक्स नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस। डिस्पर्जन मीडियम को क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक समान। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? एक समान। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ये सब मीडियम है, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारे पास? डिस्पर्जन मीडियम, जो कि पानी के कण है, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं भाई? वाटर है, उसी वाटर में हम लोग मिला रहे हैं सैंड, बालू, है ना। आपने वाटर में क्या मिक्स कर दिया? सैंड। तो जो पानी है वो क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। भाई ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है। इसको डिस्पर्जन मीडियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी अवस्था कैसी है? कंटिन्यूअस है, एक समान है, वो बदलेगा नहीं। जो ग्लास में ऊपर होगा मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के ऊपर होंगे उतनी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? नीचे। आप बीच में भी देखेंगे तो हर एक जगह पार्टिकल्स क्या होंगे? एक समान अवस्था में मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है कंटिन्यूअस। ये क्या होता है? कंटिन्यूअस। जबकि जो हमारा डिस्पर्जन फेज है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास बालू के कट्स हैं कुछ, है ना, या फिर मान लो कि यहाँ पर बालू के कट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है ना। यहाँ पर बालू के कण फिर से क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया? कम। तो भाई डिस्पर्जन फेज या फिर जो परिक्षिप्त अवस्था है उसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, वो कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे देख लिया हमने कि यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर पूरी तरफ क्या है? बालू के कण पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दो ही हैं। यहाँ पर हो सकता है कि हो ही ना, यहाँ पर एक दो पार्टिकल्स मिल जाए, यहाँ पर एक दो पार्टिकल्स, यहाँ पर एक दो पार्टिकल्स, है ना। तो ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो जहाँ कहीं पर ज़्यादा दिख रहा है, कहीं पर कम दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन फेज। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फेज, जिसको हम लोग परिक्षिप्त अवस्था भी बोलते हैं, जो कि कैसा होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब असमान व्यवस्थित तरीके से हो, है ना। कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है। बात समझ में आया? तो कोलाइडल सोल्यूशन डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज से मिलकर बना होता है। डिस्पर्जन मीडियम कंटिन्यूअस होता है, फिक्स होता है, उसकी क्वांटिटी हर एक जगह एक समान होती है, लेकिन डिस्पर्जन फेज की अवस्था फिक्स नहीं होती है, वो कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है। बात समझ में आई? तो अब हम लोग डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बेसिस पर ये सीखेंगे कि कोलाइडल सोल्यूशन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, इसको भी डील कर लें 5 मिनट में, फिर क्लास ओवर करेंगे। हर एक जगह है, सही बात है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। डिस्पर्जन फेज और एक तरफ हमारे पास क्या? डिस्पर्जन। अच्छा, डिस्पर्जन फेज नहीं होता, डिस्पर्ज फेज होता है ना, डिस्पर्ज फेज। इसलिए इसको भी बोलते हैं परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था। और डिस्पर्जन मीडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। और मैंने आपको बता भी दिया कि जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो ये बिहेव करता है किसकी तरह? सॉल्यूट की तरह, और ये कैसे होता है? सॉल्वेंट की तरह, है ना भाई। ये दोनों बदलेंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन का टाइप भी बदलेगा ना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास टाइप, और इधर मान लो हमारे पास हो गया एग्जाम्पल। चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास डिस्पर्ज फेज या फिर परिक्षिप्त अवस्था है वो सॉलिड है। वो कैसा है भाई? सॉलिड। और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कैसा हो? गैसियस।
वो कैसा हो, गैसियस। 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, 3 से 4 कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट में आपके पास ये है कि एक सॉलिड और गैस हो, दूसरा हमारे पास जो होगा वो होगा लिक्विड और गैस का। किसका होगा, लिक्विड और गैस का। पहले कॉन्सेप्ट में कि देखिए जब डिस्पर्ज फेज कैसा हो, सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो, गैसियस, तो जो कोलाइडल सोल्यूशन का जो टाइप बनता है वो होता है सॉलिड एरिसोल का फॉर्मेशन। कैसा बनता है, ठोस एरिसोल। एरिसोल को एरिसोल ही बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सॉलिड एरिसोल। बस ये रहेगा कि वो हिंदी में लिखा होगा, ये क्या होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। ठीक है, बोलो। इसमें गैस की मात्रा अधिक होगी ना, किसमें, क्योंकि परिक्षेपण तो सेल। हाँ देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है ना, परिक्षेपण माध्यम है तो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी, और परिक्षेपण अवस्था है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। उसमें सॉलिड एरोसोल कैसे, क्या हुआ, सॉलिड एरोसोल कैसे हुआ। एग्जांपल आपको दे रहा है, जैसे मान लीजिए स्मोक देखिए, स्मोक, डस्ट देखिए, धूल। आप धुएं को छोड़िए, डस्ट को देखिए, धूल के कण। धूल उड़ता है तो कहीं पर धूल के कण ज़्यादा होते हैं, कहीं पर क्या होता है, कम होता है। समझ में आया, जो एरोसोल बनता है वो किसका बनेगा, सॉलिड ही तो मिलेगा ना आपको। समझ में आया। तो अच्छा देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि सॉलिड एरोसोल क्या होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सॉलिड एरोसोल एक ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तो ठोस होगी लेकिन परिक्षेपण माध्यम कैसा होगा, गैस। उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एरोसोल। आप इसी चीज़ से बना सकते हैं उसका डेफिनेशन। ठीक है, अब अगर हमारे पास परिक्षिप्त अवस्था कैसा हो, लिक्विड, और परिक्षेपण माध्यम कैसा हो, गैसियस, तो वो जो बनता है वो बनता है एरिसोल। वो क्या बनता है, एरिसोल। एरिसोल बन रहा है तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो फॉग देखिए, फॉग है ना, कोहरा है ना। ये देखिए लिक्विड में क्या होता है, गैस। अच्छा एक बात बताइए, जो परिक्षेपण माध्यम है वो ज़्यादा होता है ना, लेकिन जो परिक्षिप्त अवस्था होती है, जो लिक्विड के कण होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। अगर एक बात बताइए, अगर लिक्विड के कण ज़्यादा हो जाते तो वही तो होता है ना कि बारिश होने लगी है ना, कुछ ज़्यादा। कभी कभी होता है कि काफ़ी ज़्यादा कोहरा पड़ रहा होता है तो कपड़े भीग जाते हैं पूरे, बहुत ज़्यादा, है ना। तो उस केस में जो लिक्विड का मात्रा होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर लिक्विड की मात्रा बढ़ गया तो वो कोहरा मतलब आसमान में तो रहेगा नहीं, वो सीधे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो फॉग होता है उसमें परिक्षिप्त अवस्था तो लिक्विड होती है लेकिन परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, गैसियस। तो गैस का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा होगा और लिक्विड का अमाउंट क्या होगा, कम। तो उस टाइप ऑफ जो सोल्यूशन बने, सॉरी जो टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एरिसोल। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, फॉग। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो परिक्षिप्त अवस्था है वो फिर से हो जाए क्या, सॉलिड, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या बन जाए हमारे पास, लिक्विड। वो क्या बन जाए भाई, लिक्विड। एक दूसरा और है इसके पास कि जो हमारे पास परिक्षिप्त अवस्था है वो हो जाए गैसियस, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो हो जाए फिर से लिक्विड। ध्यान से देखिएगा, ये एक अच्छा सोल्यूशन बनाएगा जिसमें परिक्षिप्त अवस्था कैसा है, सॉलिड, और परिक्षेपण माध्यम कैसा है, लिक्विड। इस टाइप ऑफ जो कोलाइडल बनेगा वो बनेगा सॉल। वो क्या बनेगा, सॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल। सोल भी बोल सकते हो आप, सॉल भी बोल सकते हो। तो सोल एक ऐसा कोलाइडल विलेन है जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तो सॉलिड होती है लेकिन परिक्षेपण माध्यम कैसा होता है, लिक्विड में होता है। एग्जाम्पल बताइए, हमको तो नहीं समझ में आया। ब्लड देखिए, ब्लड, प्लाज्मा देखा है, ध्यान से। सॉलिड में क्या है हमारे, परिक्षिप्त अवस्था क्या है, सॉलिड, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, लिक्विड। ब्लड देखा है, ब्लड में क्या क्या चीज़ होती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, है ना, ये सारी चीज़ें भी तो होती है ना। क्या ब्लड में प्रोटीन्स और मिनरल्स नहीं जाते हैं भाई? आपकी बॉडी में प्रोटीन और मिनरल कौन सर्वाइव कर रहा है, प्रोटीन्स भी तो होती है ना भाई। ब्लड बना किससे है, प्रोटीन से, है ना। तो सिंपल सी बात है, ब्लड और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा, प्लाज्मा, हाँ उसको हम लोग वाइट ब्लड भी बोलते हैं, है ना। वो भी जस्ट लाइक, हाँ WBC की अमाउंट बोल सकते हो। तो हमारे पास जो है, अच्छा एक और चीज़ हो सकता है, मिल्क, है ना। मिल्क, दूध किस में आएगा, इमल्शन में, पायस। अच्छा मिल्क में, अच्छा एक बात बताइए, मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन्स होता है कि नहीं होता है। प्रोटीन किस फॉर्म में मिलेगा, प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉलिड फॉर्म में। इमल्सन बोल सकते हो मिल्क को, लेकिन मिल्क एक तरीके से बना सकता है किसका,
सॉल्ट सोल्यूशन भी बना, सॉल्ट कोलाइडल सोल्यूशन भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि मिल्क में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है ना, फैट भी प्रेजेंट है। फैट था कि नहीं है भाई? फैट कैसे, फैट और प्रोटीन किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड अवस्था में होंगे ना, लिक्विड अवस्था में भी तो होगा उसमें, है ना। तो सॉलिड और लिक्विड का जो बन रहा है वो क्या बनेगा? सॉलिड तो बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो जब परिक्षिप्त अवस्था सॉलिड हो और परिक्षेपण माध्यम कैसा हो? लिक्विड, तो जो टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बनता है वो कैसे बनता है? सॉल्ट, एग्जाम्पल में ब्लड और प्लाज्मा। ठीक है। अब हमारे पास है परिक्षिप्त अवस्था कैसी है? गैसियस, और परिक्षेपण माध्यम कैसा है? लिक्विड। तो जब परिक्षिप्त अवस्था कैसा हो? गैस हो, और परिक्षेपण माध्यम कैसा हो? लिक्विड। तो जो हमारे पास टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बनता है वो बनता है फोम। वो कैसा बनता है? अब नाम से पता चल रहा है भाई, फोम बन रहा है। किसी गैस में लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हो, है ना, किसी गैस में आप क्या कर रहे हो? लिक्विड को मिक्स कर रहे हो। तो जैसे मान लो शेविंग क्रीम देखा है? फोमी होता है। आप सुबह सुबह नहाते हो तो साबुन से फोम भी निकलता है, लेदर, झाग, है ना, सोप लेदर, जिसको बोलते हैं साबुन का झाग, है ना भाई। झाग भी तो कैसा होता है? क्या उसमें कोई सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है? नहीं, उसमें लिक्विड और गैसियस प्रेजेंट है ना। वो भी कैसा होता है? फोम ही होता है। तो जब परिक्षेपित अवस्था गैसियस हो और परिक्षेपण माध्यम लिक्विड हो, तो जो टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है? फोम। एग्जाम्पल में शेविंग क्रीम, सोप का झाग। बात समझ में आया? ये सेकेंड कॉन्सेप्ट था। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास परिक्षिप्त अवस्था है वो कैसा हो जाए? सॉलिड, या फिर वो कैसा? गैसियस फॉर्म में। और हमारे पास जो परिक्षेपण माध्यम है वो भी कैसा हो जाए? सॉलिड। और जो गैसियस है, गैस का जो परिक्षिप्त अवस्था हो जाए वो भी कैसा हो जाए? सॉलिड। आप अपने पीडीएफ से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। परिक्षिप्त अवस्था तो सॉलिड है, परिक्षेपण माध्यम भी कैसा है? सॉलिड है। तो जो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सोल। उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। अच्छा, सॉलिड सोल बन रहा है, इसका मतलब जो एग्जाम्पल होगा उसको हम लोग बोलते हैं जेम स्टोन। जेम स्टोन देखा है आप लोग ने? जेम स्टोन देखा है? आप देखे होंगे, हाँ, पत्थर देखे हो तो कलरफुल पत्थर देखा है? किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कलरफुल पत्थर से सजाए रहते हैं दीवालों पे, है ना, पौधों में भी डालते हैं। तो वो जो कलरफुल पत्थर दिखते हैं, जो कलरफुल स्टोन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेम स्टोन। एक्चुअल में वो बना किससे है? वो बना हुआ है सॉलिड, किसे? परिक्षिप्त अवस्था से और ठोस परिक्षेपण माध्यम से, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सोल। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? जेम स्टोन। ठीक है, हाँ बोलिए, कोई डाउट है? अब उसके बाद हमारे पास परिक्षिप्त अवस्था कैसी है? गैसियस, और परिक्षेपण माध्यम कैसा है? सॉलिड। तो बनेगा कैसा? गैस का सॉलिड में मिक्सचर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फोम। उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड फोम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पंज देखा है? स्पंज, स्पंज देखा है ना? स्पंज देखे हो कैसा होता है? स्पंज सॉलिड के साथ क्या होता है? गैसियस। भाई गैस नहीं होगा तो वो स्पंज नहीं होगा। अरे वो देख लो, गत्ता जो नहीं होता है ना, बहुत मोटे मोटे गत्ते होते हैं। पहले क्या होता था कि जो गद्दे उद्दे बनते थे वो किसका बनता था? उसी का बनता था ना। अरे वो स्पंज का ही बनता था, रुई का नहीं बनता। अब रुई का बनता है। अब लोगों को सॉफ्ट चीज़ें पसंद आ गई हैं, पहले किसका बनता था? हाँ, तो देखो, जब परिक्षिप्त अवस्था गैसियस हो, परिक्षेपण माध्यम कैसा हो? सॉलिड हो, तो जो टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो सॉलिड फॉर्म बनेगा। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है? स्पंज। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है? स्पंज। एक और चीज़ हमारे पास बन जाता है, फोर्थ केस, कि जो हमारे पास डिस्पर्जन फेज है वो कैसा हो भाई? लिक्विड। डिस्पर्जन फेज कैसा हो? लिक्विड। और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कैसा हो जाए? सॉलिड। लिक्विड का कैसा हो जाए भाई? सॉलिड के साथ, और एक हो सकता है लिक्विड का लिक्विड के साथ, है ना। देखो, जब लिक्विड का सॉलिड के साथ होगा तो जो टाइप ऑफ बनता है वो कैसा बनता है? जेल, है ना। देखिए, जब परिक्षिप्त अवस्था कैसा हो? लिक्विड, और परिक्षेपण माध्यम कैसा हो? सॉलिड, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कैसा बनता है? जेल। जेल तो लगाया हुआ होगा आपने देखा होगा कि वो सॉलिड टाइप में भी होता है और लिक्विड भी होता है ना। तो वो क्या है भाई? अच्छा, इसमें अमाउंट किसका ज़्यादा होगा? जेल में सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होगा, लिक्विड का अमाउंट क्या होगा? कम। अगर लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होता तो वो बनने लगता, है ना। जेल हो गया।
और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जैसे मान लो बटर, देखो बटर, मक्खन, है ना, बटर हो गया, और क्या हो सकता है, क्रीम भी हो सकता है ना, क्रीम, है ना। और एक लास्ट बच्चे हमारे पास कि परिक्षिप्त अवस्था लिक्विड हो और परिक्षेपण माध्यम भी कैसा हो, लिक्विड। तो उस टाइप ऑफ का आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या बोलते हैं, इमल्शन। आइसक्रीम का होगा मैम। हाँ बना लो लिक्विड और सॉलिड का जेली टाइप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा बताइए, जब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होगा तो जो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा, कोलाइडल, सॉरी इमल्शन। उसका एग्जांपल मिल्क, है ना, इसका एग्जांपल हो गया मिल्क। और कोई एग्जांपल इसका, इमल्शन का कोई और एग्जांपल, बस हो गया मिल्क। नहीं, इमल्शन में बटर थोड़ा ना होगा, वो तो जेल में होगा बटर। अच्छा, हाँ, एक काम करो, घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कोलाइडल सॉल्यूशन ही बना दो। तो देखिए, ये जितने भी टाइप ऑफ आपको दिख रहा है, सॉलिड एरिसोल, एरिसोल, सॉल, फोम, सॉलिड सोल, सॉलिड फोम, जेल या फिर इमल्शन, इसमें से जो कॉमन चीज़ें जो आपसे पूछा जा सकता है, एरिसोल हो सकता है, सोल, फोम और जेल और इमल्शन। इन चारों चीज़ों का आप हमेशा याद रखेंगे कि उसका डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या क्या है। इस पे बेस्ड, इस डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। वो एग्जाम्पल दे सकता है, आपसे डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम पूछ सकता है, आपको वो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दे सकता है, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का टाइप बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो पूछ दिया कि इमल्शन, है ना, तो इमल्शन में पूछ देगा परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड। अगर फोम है तब लिक्विड और गैस और लिक्विड। परिक्षिप्त अवस्था तो गैसियस होगा, लेकिन परिक्षेपण माध्यम लिक्विड। सही बोला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोम, ठीक है। तो ये चार्ट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको एनालॉजी वाला क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे। हाँ, क्या हुआ, जो आपका क्वेश्चन है वो गूगल बताएगा कि नहीं। क्यों